हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं देवेंद्र यादव और आज हम लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है एसे में। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने एसे का डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अगर आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में देखना है तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड एसे टॉपिक में, दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी। अगर आपको बहुत अच्छा और इम्प्रेसिव एसे लिखना है तो मैं आपको एक चीज़ बहुत शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आपको प्रोविज़न्स अगर आपको आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप डेफिनीशन की मीनिंग डेफिनीशन जो है उसकी मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड प्रोविजंस एंड उससे रिलेटेड केस लॉस आप अपने एसे के सपोर्ट में डाल देते हैं तो फिर आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे, और आपको वेटेज दिया जाएगा बाकी एसेस के कंपैरिजन में, एंड इट शुड इम्प्रेसिव लगेगा देखने में। तो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन प्रोसीड इन दिस। सो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं। भारतीय संविधान में बहुत अच्छी जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और जजेस को इंडिपेंडेंट रखने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न्स ऐसे हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे या किसी भी लोकतंत्र में एनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव मेन थ्री पिलर: जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाती है और जुडिशरी क्या करती है, उसको इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको जो है संविधान को लागू करती है। अगर वो उसकी समीक्षा करती है एक तरह से, उसका जुडिशरी इज अ ब्रेन फॉर मेकिंग ऑफ लॉ। उसका ब्रेन है जुडिशरी, उसको इंटरप्रेट करेगी, उसको कोड करेगी अच्छे से, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है उनको इतनी लॉ की समझ नहीं होती है। हालांकि वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं जो उनको सजेशंस देते हैं, हमारे जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनको सजेशंस देते हैं, बट फिर भी जो कानून की मेन समीक्षा है वो जुडिशरी करती है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे संविधान का जो एक तरह से गार्जियन है वो इंडिपेंडेंट हो और ही शुड बी इम्पार्शियल, एंड हिज विलिंग पावर शुड बी दैट लाइक ही शुड बी एबल टू गिव द जस्टिस विदाउट एनी फियर एंड विदाउट एनी फेवर। राइट, तो सबसे पहला रूल है डेमोक्रेटिक सेटअप। फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री देयर शुड बी अ वेल डेमोक्रेटिक सिस्टम. There should be impartiality and independent of judicial system. There should be impartial and independent judicial system which can protect the right of individuals and can provide equal justice without fear and any kind of favor. डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तीनों इंडिपेंडेंट पिलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं और ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जुडिशरी सिस्टम जो है हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट एनी फेवर एंड फियर। पॉइंट नंबर 1 इज डेमोक्रेटिक सेटअप। पॉइंट नंबर 2 इज हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन। हमारा जो हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ विल पावर एंड सुप्रीम कोर्ट शुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ देयर इंडियन सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में ही भारत का संविधान है, तो सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स की जो भारतीय संविधान है उसकी रक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट is a guardian of constitution of law under Indian constitution. Importance of Indian judiciary has found place in constitutional provisions with the aim to ensure the impartiality of the legal system. अब
हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि जजेस को संवैधानिक संरक्षण प्रोवाइड करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ को फंक्शन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। वो कौन से हैं? देयर आर आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो है वो ये कहता है कि स्टेट जो है, स्टेट विल ट्राई टू सेपरेट द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। स्टेट पब्लिक सर्विसेज में, इन पब्लिक सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विसेज में स्टेट विल ट्राई टू सेपरेट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री। यही डेमोक्रेटिक सिस्टम हर जगह है कि किसी भी पब्लिक सर्विस में स्टेट की ड्यूटी बनती है कि ही शुड सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ताकि दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकें। नंबर 2, जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिसेज एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। जजेस जो हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट के ही द्वारा उनको हटाया जा सकता है, लेकिन केवल मिसकंडक्ट, इनकैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ और इम्पीचमेंट के आधार पर। और वो भी कैसे? जो भी पार्लियामेंट है जो इस तरह का रिजोल्यूशंस ले करके आएगी, ठीक है, और उसको 2/3 मेंबर्स का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, और उस 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ये प्रोविज़न पास नहीं हो सकता। पार्लियामेंट हैज़ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 से लेस मेंबर्स पर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, और वोटिंग में भी 2/3 उसको 2/3 से लेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो लागू नहीं होगा। नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 125 जो सैलरीज ऑफ जजेस की बात करता है। सैलरीज ऑफ जजेस में हम जजेस की सैलरी को में किसी भी तरह का नेगेटिव परिवर्तन, यानी कि 125 के सेक्शन 2 में बताया गया कि संसद वेतन आदि में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी सैलरीज ऑफ जजेस के में हम जो नेगेटिव चेंजेस है, यानी उनके वेतन को घटा नहीं सकती है। संसद किसी भी तरह से जजेस के वेतन को नहीं कम कर सकती है। आर्टिकल 124 CJI विल नॉट डू प्रैक्टिस, इसका आर्टिकल 7 कहता है। इस आर्टिकल 124 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है, जजेस को हटाने से रिलेटेड है, और इसके जजेस के रिटायरमेंट से रिलेटेड सेक्शन है। सेक्शन 2 है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड, सेक्शन 7 है प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें ये दिया गया है सेक्शन 124(7) में कि जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोहिबिट करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन उनको रिस्ट्रिक्ट करता है, मना करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद, वो रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी और न्यायालय में कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। For section 124(7) of the Constitution prohibits a retired judge of the Supreme Court to plead or appear before any court or judicial authority of India. Right? Now, Article 121 and Article 211 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 121 और 111 जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात करता है, यानी कि जजेस जो हैं उनको हटाने से रिलेटेड किसी भी प्रकार की चर्चा ना तो लोकसभा में चलेगी और ना ही राज्यसभा में चलेगी। वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ जजेस को उनके पद से हटाने की चर्चा किसी भी तरीके से लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं की जाएगी। राइट? रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अंडर 124 एंड हाई कोर्ट अंडर 270। 124(4) जो है रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड है, यानी वही इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात की गई है इसमें कि हम किस तरह से इम्पीचमेंट जजेस के खिलाफ 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, और इसको लाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस को प्रेजेंट होने चाहिए 2/3 मेंबर्स, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये पास होना चाहिए असेंबली में। राइट? अब इसमें देखिए काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन वैसे तो कर लिया है, लेकिन इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक केस रेफरेंस जो जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित है। अब जजेस के अपॉइंटमेंट से संबंधित इतना विवाद क्यों है, मतलब जजेस को क्या ऐसा
है कि इनके अपॉइंट, तो सबसे पहले 1 जनवरी 2015 को हमारा जो 99वां संविधान संशोधन हुआ, 99वां संविधान संशोधन 1 जनवरी 2015 को हुआ, जिसने कॉलेजों के अपॉइंटमेंट की कॉलेजियम व्यवस्था को चैलेंज किया। तो इसमें क्या था कि जब ये चैलेंज किया था, ये किसने किया था चैलेंज? ये किया था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उसमें हमारे दीपक मिश्रा जी CJI थे। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कॉलेजियम व्यवस्था को 1 जनवरी 2015 में 99वां संविधान संशोधन हमारे पार्लियामेंट ने कर डाला, कॉलेजियन व्यवस्था खत्म कर दी। NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को लागू किया। 124 कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। आपको ये पता होगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पता होगा अगर हम किसी भी सेक्शन के साथ कैपिटल लगाते हैं, इसका मतलब वो नई जोड़ी हुई धाराएँ हैं। तो 124 कैपिटल A, 124 कैपिटल B और 124 कैपिटल C, ये धाराएं जो हैं जोड़ी गई। 124 कैपिटल A जो है वो कहता है कि इसमें जो NJAC हैं, इसमें 3 संशोधन लाए गए। एक तो नंबर A, B और C। तो 124 A में उसकी संरचना और उसकी यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। उस स्ट्रक्चर में कहा गया कि NJAC में भाई 6 लोग होंगे, 5+1, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और वो अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। 2 सदस्य होंगे, अध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य हो गए। 2 सदस्य कौन से होंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश नंबर 2, नंबर 3, तो 3 लोग हो गए। एक पदेन सदस्य होगा जो भारत का विधि मंत्री होगा, यानी कि कितने लोग हो गए? 2, 1 3 और 1 4, और बचे 2 लोग। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये 2 लोग मनोनीत किए जाएंगे। अब राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करेगा किस बेसिस पे? कि उनको विधि का बहुत अच्छा नॉलेज, दे शुड बी स्कॉलर इन जुडिशरी, विधि के बहुत अच्छे जानकार होने चाहिए ये 2 व्यक्ति। तो यानी कि NJAC ने जो इसका स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया, कॉलेजियम व्यवस्था को जो ख़त्म किया गया, NJAC लाया गया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके सेक्शन A में बताया गया है कि जो मेन होगा, इसका अध्यक्ष होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। 2 अन्य सदस्य होंगे, नंबर 2, नंबर 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। पदेन सदस्य भारत का विधि मंत्री होगा, ठीक है, जो भी विधि मंत्री है, कानून मंत्री है, हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं करंट में, तो वो होंगे। और बाकी सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत विधि विशेषज्ञ होंगे। तो 124 बी में कहा गया कि NJAC के क्या कार्य होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति की अनुशंसा करना, हाई कोर्ट के जजमेंट की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को अनुशंसा करना, और हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर के बारे में बताया गया। NJAC के संदर्भ में विधि बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी गई। 1 जनवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन गई, NJAC बनाम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। किस बेसिस पे? सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस बेसिस पे खारिज कर दिया? ओके, सॉरी फॉर द ब्रेक। NJAC के बारे में, मतलब NJAC और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस NJAC की बात, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो NJAC को जो चैलेंज किया है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने, तो इसमें क्या तर्क दिया गया? इसमें सबसे पहले तो 1 जनवरी 2005 को सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहले लागू तो होने दो, अभी तो कोई कानून ही नहीं आया, तो इसने प्री मैच्योर पिटीशन के आधार पर इसे खारिज कर दिया। लेकिन सरकार ने जल्द ही कानून बना दिया, और जब सरकार ने इसे कानून बना के सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, तो फिर से दोबारा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दोबारा इसने चैलेंज किया, और पहली बार संविधान में पूरा का पूरा संविधान सिरे से उड़ा दिया गया। NJAC में जो और उसमें जो मेन क्वेश्चन थे वो ये थे कि NJAC में जो मेंबर होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, वो कौन से मेंबर होंगे? तो इसका आंसर मिला कि साहब वो तो विधि विशेषज्ञ होंगे। फिर क्वेश्चन किया गया कि इसके लिए क्या व्यवस्था है, जिसका जवाब सरकार नहीं दे पाई। ठीक है, तो पहले तो इसका जो 2 मेंबर्स को रिक्रूटमेंट करने का जो जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा,
कि उसका क्या सिस्टम है जो दो मेंबर्स रिक्रूट किए जाएंगे, उसका जवाब सरकार के पास नहीं था। दूसरा, एनजेएसी का काम क्या होगा। एनजेएसी सिफारिश करेगा साहब, किसकी सिफारिश करेगा कि बहुमत से सिफारिश करेगा कि अब हमारा जो जस्टिस अपॉइंट होगा वो कौन होगा। तो सवाल आया कि जब आप 4 लोगों का बहुमत है, उनमें से एक सीजेआई जरूरी है। अब राष्ट्रपति उसको एक बार वापस कर सकता है, राष्ट्रपति ने को नहीं समझ में तो उसने उसको एक बार वापस कर दिया। अब एनजेएसी यदि सर्वसम्मति से वापस भेजेंगे, यानी 6 में से 6 लोगों की सर्वसम्मति होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति उसको स्वीकार करेगा। और अगर सर्वसम्मति तब तक नहीं बन सकती जब तक कि विधि मंत्री उस ए नाम के व्यक्ति से सहमत नहीं है। तो यहाँ पर सारा गड़बड़ यहीं पे है कि विधि मंत्री तो सरकार के हिसाब से ही नाम भेजेगा और वो यही चाहेगा कि वही जस्टिस बने जिसको सरकार प्रेफर करे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे संविधान है, कि उसमें जो सबसे बड़ा हमारे संविधान की आधारभूत संरचना है, ये तो आधारभूत संरचना का ही एक तरह से उल्लंघन है कि शक्तियों के पृथक्करण के बारे में, कि देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट फंक्शन बिटवीन द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इस वजह से यह जो भी अमेंडमेंट किया गया है या जो भी संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कोलेजियम व्यवस्था को बहाल किया, एनजेएसी को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। पहली बार कोई ऐसा कानून था जो सिरे से उड़ाया गया और न्यायाधीश की नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था को बहाल किया गया और एक नया व्यवस्था आई, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जजों की नियुक्ति में और पारदर्शिता लाने के लिए एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का एक नया रूल आया और उस रूल में सीनियर मोस्ट जजेस जो फिट हों वही सीजेआई बनेंगे। सीनियर मोस्ट जज, पहले ये था कि जो सरकार अनुशंसा करेगी या जो भी, तो लेकिन अभी जो है वो सीनियर मोस्ट एमओपी के अकॉर्डिंग, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं और जो फिट हैं वो ही हमारे सीजेआई बनेंगे। तो जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुशंसा करेगा, विधि मंत्रालय पता लगाएगा और उचित लगेगा तो राष्ट्रपति जजेस की नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए बोलेंगे, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर है और ये मैंने आपको बता दिया। इसका पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट केस डिस्कस कर लिया हमने, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।